गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। कैसे हैं सर? मेरी आवाज आ रही है सबको? 2 अगस्त आने में अभी टाइम है ना? आवाज सुनाई दे रही है सबको? तो ठीक है, जो लास्ट क्लास में मैं आपको बता रहा था टॉपिक, मैं शुरू से उसको फिर से एक्सप्लेन करूंगा। एनसीईआरटी बुक से इस टॉपिक को आप पढ़ लेना, उसमें अच्छे से दे रखा है सब कुछ। वैसे मैं लिखा ही देता हूँ। टॉर्क ऑन करेंट लूप, मैग्नेटिक डाइपोल। टॉर्क ऑन करेंट लूप। ओके। टॉर्क ऑन अ रेक्टेंगुलर करंट लूप इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। देखो, ये जो कॉन्सेप्ट हम लोग अभी पढ़ेंगे, इसका एप्लीकेशन है आपका मोटर। जो मोटर अपने घर में लगा रहता है, उसी मोटर का बात हो रहा है। तो ये काम करता कैसे है? ये काम कैसे करता है उसको देख लेते हैं। देखो, पहले मैं इसका डायग्राम यहाँ पे दिखा देता हूँ। अपने पास मैग्नेटिक पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। ये दो मैग्नेटिक पोल्स होंगे, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। ये साउथ पोल। और यहाँ पे एक रेक्टेंगल शेप का आर्मेचर होगा। ये रेक्टेंगल शेप का होगा। यहाँ पे देखना, ये अपना आर्मेचर है। मैग्नेटिक पोल का काम क्या होता है? कौन सा फील्ड ये प्रोवाइड करेगा? मैग्नेटिक। मैग्नेटिक फील्ड। ओके। इसको, इस आर्मेचर को हम लोग स्लिप रिंग से कनेक्ट करते हैं। दिस वी कॉल स्लिप रिंग्स। इसको स्लिप रिंग से कनेक्ट किया जाता है। और यहाँ पे अपने पास ब्रश होता है। ये ब्रश होता है। और इसको हम लोग कनेक्ट करते हैं एक सोर्स से। तो यहाँ पे मैं डीसी सोर्स लिया हूँ। ये डीसी सोर्स है, यानी ये डीसी मोटर का बात हो रहा है यहाँ पे। तो डीसी सोर्स से बताना, यहाँ पे करंट आई फ्लो करेगा। यहाँ पे ये करंट आई फ्लो किया। तो मोटर का काम क्या होता है? कौन सा एनर्जी को कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट करता है?
इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है? इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी। ओके, ठीक है। तो ये करंट इस सोर्स से किया इस वायर के थ्रू, और इस आर्मेचर कॉइल में इंटर करेगा एक करंट, कुछ ऐसे ऐसे करंट इंटर किया आर्मेचर कॉइल। ओके, और जितना करंट पॉजिटिव टर्मिनल से होकर निकला था उतना ही करंट फिर वापस आ जाएगा निगेटिव टर्मिनल। ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड आपका यूनिफॉर्म है, मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म। पर ये आपका एक्सिस हुआ, यहाँ पे जो लाइन में अभी ड्रॉ कर रहा हूँ ये आपका एक्सिस हुआ, यानी इसी एक्सिस के अबाउट जो आर्मेचर है वो रोटेट करेगा ऐसे, ये अपना एक्सिस हुआ। किस टाइप का मोशन होगा इसका? रोटेशनल मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन या कंबाइंड मोशन? रोटेशनल और रोटेशनल मोशन, राइट। देखो जो ये रेक्टेंगुलर लूप है तो इसका लेंथ ले लो ए, यहां से यहां तक, तो ब्रेथ हो गया बी, बी सबको दिखना चाहिए। मैं इसको इरेज करके अलग अलग से ए और ये है बी। ऐसा कुछ इसका जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो प्लेन में है, ये आपका प्लेन है, इसी प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। तो इधर मैं दिखा देता हूँ, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर से किधर होगा? नॉर्थ टू साउथ पोल, नॉर्थ टू साउथ पोल। और इसमें जो करंट है वो आपका क्लॉकवाइज में है या एंटी क्लॉकवाइज में है, देखना। तो करंट इसमें किधर है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। तो मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन किधर होगा? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर होगा? आप राइट हैंड का यूज करो, करंट का डायरेक्शन यहाँ पे क्लॉकवाइज है, तो थंब आपका किस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है? डाउनवर्ड। डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एम होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में एम होगा। चलो ठीक है, अब देखना यार, इसमें मैं कुछ लैंग्वेज लिखा देता हूँ। Figure shows a rectangular loop carrying a steady current type. स्टेडी का मतलब क्या होता है? कांस्टेंट। ओके, स्टेडी current I and placed in a uniform magnetic field, and it is placed the uniform मैग्नेटिक फील्ड। इस पूरे अरेंजमेंट को, इस रेक्टेंगुलर लूप को आप किस में रखे हो? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड में। ओके, नाउ ये आपका क्लोज लूप है, एक क्लोज लूप है, तो क्लोज लूप में करंट फ्लो कर रहा है और इसको आप यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखे हो, तो नेट फोर्स क्या लगेगा इस क्लोज लूप पे? जीरो लगेगा। ओके,
तो हम लोग क्या लिखेंगे, इट डज नॉट experience a net force। इस पे नेट फोर्स जीरो लगता है, नो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज जीरो और इट डज नॉट एक्सपीरियंस एनी नेट फोर्स, बट it experience net torque। इसको सिंपल भाषा में आप क्या लिखोगे, दैट इज नेट फोर्स क्या होगा, इसके लिए नेट फोर्स क्या होगा, जीरो, लेकिन नेट टॉर्क क्या होगा, जीरो या नॉट इक्वल टू जीरो, नॉट इक्वल टू जीरो। ओके, अब देखना, अब नेट टॉर्क जीरो के इक्वल नहीं है तो इसका वैल्यू है क्या, उसको हमें फाइंड आउट करना है, राइट, यही अपना टारगेट है। तो देखना, एक बात बताओ यहाँ पे, फोर्स का डायरेक्शन बता सकते हो क्या, इस वाले कंडक्टर पे मैं लिख देता हूँ ए बी सी डी। हाँ, इस ए बी वायर में फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, इस ए बी वायर में फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, करंट इधर है, मैग्नेटिक फील्ड आपका इस डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड प्लेन में है, इधर है। कौन सा रूल आप यूज करोगे फोर्स का डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए, ये आपका एक्सिस है, लेफ्ट हैंड। ओके ठीक है, लेफ्ट हैंड रूल। तो लेफ्ट हैंड रूल से बताना आप ना कि फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, तो आप फोर फिंगर को फील्ड के डायरेक्शन में रखो और करंट को आप अपवर्ड डायरेक्शन में रखना है, करंट को। तो आपका थंब का डायरेक्शन किधर है, into the plane। इनटू द प्लेन, बोलना, इनटू द प्लेन है, इनटू द प्लेन है, ओके। तो ये आपको पता है इनटू द प्लेन है, इनटू द प्लेन, ये आपका इनटू द प्लेन 3D हो गया ना, तो इसको थोड़ा शो करना डिफिकल्ट होता है, तो मैं क्या करूंगा, इस डायग्राम को सिंपल बना दूंगा। चलो ठीक है, पहले ये आपको पता है इनटू द प्लेन है, इट इज इनटू द प्लेन, इस पे जो फोर्स लग रहा है वो इनटू द प्लेन है, ओके। इस पे बताना, इस पे फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, इस वाले वायर पे, बीसी पे, किधर होगा, अपने फिंगर को रोटेट करो, देखो अलाइन करो, पहले मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर फिंगर को रखो, उसके बाद करंट के डायरेक्शन में अलाइन करो, वो आ जाना चाहिए। हाँ, किधर होगा बताना, नो फोर्स। अपवर्ड, हाँ, इसके लिए अपवर्ड। अब इसके लिए बताना, इस वाले वायर के लिए, सीडी के लिए किधर होगा, आउट ऑफ द प्लेन, आउट ऑफ द प्लेन, ये बाहर आ रहा है ना, आपका थंब किस डायरेक्शन में है बताना, तो आपके तरफ है या आपसे दूर है आपका थंब, सीडी वायर के लिए बताना, सीडी वायर के लिए आप आसानी से देख सकते हो, फोर फिंगर का डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड में के डायरेक्शन के अलाउंग, करंट का डायरेक्शन नीचे है, तो आपका थंब आपकी तरफ पॉइंट कर रहा है या आपसे दूर पॉइंट कर रहा है, एनीवन, आपकी तरफ पॉइंट कर रहा है ना, तो इसके लिए फोर्स क्या होगा, आउट ऑफ द प्लेन, आउट ऑफ द प्लेन। और इसमें बताना, इसमें क्या होगा डायरेक्शन, फील्ड, करेंट, हाँ, इसके लिए अगर इसके लिए अपवर्ड है तो डेफिनेटली इसके लिए ये आपका डाउनवर्ड है।
ये प्लेन में है, ये प्लेन में है, तो देखो यहाँ पे दोनों फोर्स कैंसल हो जाएगा, इसके कारण टॉर्क नहीं होगा। लेकिन जो फोर्स आउट ऑफ द प्लेन है और जो फोर्स इनटू द प्लेन है, वो प्लेन के परपेंडिकुलर है ना, वो तो प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो उसके कारण टॉर्क होगा। तो इसी को मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ। अगर इसको आप विजुअलाइज कर पाए तो आप आसानी से टॉर्क लिख सकते हो। मैं फिर से इसका डायग्राम अलग से बनाता हूँ, देखना है। ये जो यहाँ पे रेक्टेंगुलर लूप है ना, इसका आप ये वाला पोर्शन, ये जो प्लेन मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ, इस प्लेन को देखो, ये प्लेन हुआ अपना, ये प्लेन हुआ, दिस इज प्लेन, दिस इज प्लेन, और इसी प्लेन के अलोंग ये मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ये सेंटर हुआ, ये सेंटर हुआ, दिस इज पॉइंट ओ, तो आप इसको पॉइंट ओ लिख लो, दिस इज पॉइंट ओ। ओके, पॉइंट ओ का क्या डिस्टेंस है, ये यहाँ से लेफ्ट एंड ऑफ द वायर से, इसका कितना है, ये टोटल ए है, कितना होगा ये, a/2, और ये भी कितना होगा, a/2। अब बताना, ए बी वायर पे जो फोर्स लग रहा है वो इनटू द प्लेन है या आउट ऑफ द प्लेन है, ए बी पे Into the plane. इनटू द प्लेन है, तो ये आपका इनटू द प्लेन हो गया, प्लेन के अंदर इनटू द प्लेन, तो हम लोग लिख लेते हैं F1। और इस CD वायर पे जो फोर्स लग रहा है वो किधर है, आउट ऑफ द प्लेन, आउट ऑफ द प्लेन, ये F2 हो गया, ये आपका प्लेन हुआ, दिस इज प्लेन, प्लेन, तो प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही लग रहा है ना फोर्स F1 एंड F2, तो पॉइंट O के अबाउट टॉर्क मिलेगा या नहीं मिलेगा आपको, मिलेगा। मिलेगा। तो AB वायर पे फोर्स लग रहा है F1 और CD वायर पे फोर्स लग रहा है F2, लेकिन इसका डायरेक्शन देखो अपोजिट है, F1 है इनटू द प्लेन, F2 है आउट ऑफ द प्लेन। अब इसी को हम लोग लैंग्वेज में लिखेंगे, इस वाले पार्ट को अगर समझ गए तो आपका, आप जो मैं नेक्स्ट लाइन लिखाऊंगा उसको आप आसानी से समझ लोगे। तो देखना, the field exerts, किस वायर पे नेट फोर्स 0 होगा, BC पे एंड AD पे, राइट। तो यही पॉइंट मैं लिखने जा रहा हूँ, the field exerts no force on the two arms AD and BC of the loop। इस आर्म पे नेट फोर्स 0 होगा, ओके, कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं होगा। इट इज perpendicular to the arm AB of the loop। to the arm AB of the loop। ओके, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, the field exerts no force on the two arms AD and BC। देखो यहाँ पे आप ऐसे भी देख सकते हो कि AD और BC पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है। फोर्स का फॉर्मूला मैं क्या बताया था आपको, I L क्रॉस B वेक्टर, राइट। तो यहाँ पे बताना एंगल क्या है, ILB साइन थीटा। यहाँ पे थीटा का वैल्यू क्या है, एल और बी के बीच का। BC और AD के लिए जो एंगल होगा वो क्या होगा, यहाँ पे करंट का डायरेक्शन ऐसे है और लेंथ
ए है और मैग्नेटिक फील्ड भी सेम डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे एंगल क्या होगा बताना? 0 जीरो। तो आप ऐसे भी बोल सकते हो कि यहाँ पे बीसी पे फोर्स जीरो होगा, वैसे ही एडी पे क्या होगा फोर्स? 0 जीरो। 180 तो डिग्री हाँ, थीटा का वैल्यू 180 डिग्री होगा, तो साइन 180 भी क्या होता है? साइन 180 भी क्या होता है? इसके लिए थीटा का वैल्यू क्या है? जीरो और 180 डिग्री। तो एडी के लिए 180 डिग्री है, बीसी के लिए जीरो है, तो दोनों के केस में फोर्स क्या लगेगा? 0 दोनों जीरो लगेगा। तो यही लाइन आप लिखे हो कि जो फील्ड होता है वो बीसी वायर पे और एडी वायर पे कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं करता, लेकिन एबी वायर पे और सीडी वायर पे फोर्स एक्सर्ट करेगा। तो उसका डायरेक्शन क्या होगा उसको देख लेते हैं। इट इज परपेंडिकुलर टू द आर्म ए बी ऑफ द लूप। देखो यहाँ पे जो ए बी है और जो मैग्नेटिक फील्ड है, इनके बीच का एंगल क्या है? व्हाट इज द एंगल बिटवीन दिस ए बी मीन्स 90 ए बी एंड दिस मैग्नेटिक फील्ड? यहाँ पे क्या एंगल है? 90 डिग्री 90 डिग्री है, राइट? तो साइन 90 क्या होता है? 1 1। तो ए बी और सी डी पे फोर्स एक्सर्ट करेगा या नहीं करेगा? करेगा करेगा। करेगा। तो कितना करेगा उसको देख लेंगे, किधर डायरेक्शन होगा उसको देख लेंगे। वही मैं लिखने जा रहा हूँ। इट इज परपेंडिकुलर टू द आर्म ए बी ऑफ द लूप। यहां तक लिख लिए हो सभी? यस सर ओके। देखना, the force exerted by the magnetic field on the arm, कौन सा आर्म है? ए बी। on the arc AB of the loop is F1, F1, and it is directed into the plane of the loop, into the plane of the loop, into the plane of the loop। ये सभी को समझ में आया? डायरेक्शन क्या होगा फोर्स का? इनटू द प्लेन, यानी जो फोर्स लग रहा है वो प्लेन के अंदर जा रहा है, इस प्लेन के अंदर जा रहा है। ओके। और जो सीडी पे जो फोर्स लगेगा वो प्लेन के बाहर आ रहा होगा, कुछ ऐसा। देखो ये प्लेन के अंदर जा रहा है और ये प्लेन के बाहर आ रहा है। तो इसको विजुलाइज कर पा रहे हो क्या? ये आपका प्लेन हो गया, दिस इज प्लेन। a plane का perpendicular into the plane, this direction is into the plane। this direction is into the plane। this direction is out of the plane। okay, तो देखना है, the force exerted by the magnetic field on the arc AB of the loop is F1 and it is directed into the plane of the loop, into the plane of the loop। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? मैग्नीट्यूड इज F1 is equal to, पता ना, ये फार्मूला लिखा हुआ है आपके पास, आई एल बी साइन थीटा। तो थीटा का वैल्यू यहाँ पे 90 है, तो आई, लेंथ कितना है इसका, इस वायर का लेंथ कितना है? स्मॉल बी, स्मॉल बी, कैपिटल बी, आई स्मॉल बी कैपिटल बी, यही होगा बताना। इतना ही मैग्नीट्यूड होगा फोर्स का। सिमिलरली
it exert a force F2. Force F2 on the arm CD, and F2 is directed. ये किधर डायरेक्टेड है F2? आउट ऑफ द प्लेन, आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर. ओके, तो F2 का मैग्नीट्यूड क्या होगा बताना. I, इसका भी कितना लेंथ है, इसका भी कितना लेंथ है, B ही है. L के जगह B लिखेंगे और कैपिटल B मैग्नेटिक फील्ड IBB. तो आप यहां से क्या बोल सकते हो, F1 इज इक्वल टू F2 इज इक्वल टू, मैग्नीट्यूड तो सेम है फोर्स का लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, IBB. ओके, तो बताना मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो नेट फोर्स क्या लगेगा. व्हाट इज नेट फोर्स. यहाँ पे देखो ना, मैग्नीट्यूड सेम है, F2 का भी वैल्यू F है और F1 का भी वैल्यू F है. मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो नेट फोर्स क्या लगेगा यहाँ पे, 0. नेट फोर्स 0 होगा, वही मैं लिखने जा रहा हूँ. हेंस और the net force on the loop is 0. On the loop is 0. There is a torque on the loop. टॉर्क होगा क्योंकि ये दोनों फोर्स कोलिनियर है या कोलिनियर नहीं है, एक ही लाइन में है या एक लाइन में नहीं है, ये एक लाइन में नहीं है, हाँ कोलिनियर नहीं है, इसलिए टॉर्क लगेगा. द नेट फोर्स ऑन द लूप इज 0. देयर इज अ टॉर्क ऑन द लूप ड्यू टू द पेयर ऑफ फोर्सेस. Due to the pair of forces F1 and F2 and F2. Okay, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस पेज से. हाँ, स्क्रीनशॉट ले लिए हो. सर फोर्स कोलिनियर नहीं है तो फिर फोर्स को मैं क्वेश्चन नहीं सुन पाया आपका, क्या कह रहा है. फोर्स कोलिनियर नहीं है तो फिर नेट फोर्स 0. हाँ, नेट फोर्स 0 हो सकता है ना, कोलिनियर नहीं भी हो. फिर भी देखो यहाँ पे, ये जैसे लाइन हुआ, अब इस लाइन के डायरेक्शन, अगर इसकी लाइन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में दो फोर्स है, तो यहाँ पे नेट फोर्स क्या है. व्हाट इज नेट फोर्स. नेट फोर्स 0 है, लेकिन नेट टॉर्क यहाँ 0 है क्या. देखो, कोलिनियर का मतलब हुआ एक ही लाइन के लॉन्ग. यहाँ पे बताना, यहाँ पे दो फोर्स है इक्वल अपोजिट डायरेक्शन में है, तो नेट फोर्स यहाँ पे 0 है, लेकिन नेट टॉर्क यहाँ 0 है क्या. नेट टॉर्क 0 है या नहीं 0 है. यहाँ पे देखो एक ही लाइन में है ना, फोर्स एक ही लाइन में लग रहा है ना, तो नेट टॉर्क भी यहाँ पे क्या होगा, 0. लेकिन यहाँ पे फोर्स आपका कोलिनियर नहीं है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में. डायरेक्शन अपोजिट है ना, एक अपवर्ड है और एक डाउनवर्ड है, डायरेक्शन तो अपोजिट है, तो यहाँ पे नेट फोर्स क्या होगा, 0. लेकिन नेट टॉर्क Not 0. नॉट 0 होगा. एक कॉन्सेप्ट में क्लास 11th में ही आपको बताया होगा.
हाँ, अगर ये फर्स्ट केस जैसा होता, अगर ये दोनों फोर्स एक ही लाइन के लॉन्ग लग रहे होते तो नेट टॉर्क भी 0 होता, राइट। सर एक एफ की वैल्यू दूसरे से ज्यादा रही तो भी नेट फोर्स फोर्स की 0 वैल्यू, है। हाँ ये टॉर्क केस में। मतलब आप क्या कह रहे हो, नेट फोर्स के बारे में बात कर रहे हो या टॉर्क के बारे में बात कर रहे हो? नेट फोर्स के बारे में बात कर रहा हूँ टॉर्क के केस में। अगर F1 की वैल्यू F2 से ज्यादा है सपोज। हाँ, तो वहां पे नेट फोर्स भी 0 नहीं होगा, नेट टॉर्क भी 0 नहीं होगा। यहाँ पे देखो, अगर F1, ये F1 हो गया, ये F2 हो गया, आप कह रहे हो अगर F1 की वैल्यू F2 से ज्यादा है तो नेट फोर्स यहाँ 0 होगा या नहीं होगा इस वाले केस में? तो 0 नहीं होगा। नहीं होगा। नेट टॉर्क यहाँ 0 होगा या नहीं होगा? ये दोनों फोर्स इसी पॉइंट से पास कर रहा है ना। नेट टॉर्क 0 होगा। हाँ, नेट टॉर्क 0 होगा, यहाँ पे नेट टॉर्क तो 0 होगा लेकिन नेट फोर्स 0 नहीं होगा। अगर यहाँ पे यही केस लेते हो F1 इज ग्रेटर देन F2, तो यहाँ पे बताना यहाँ पे नेट फोर्स 0 होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। और नेट टॉर्क 0 होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। नहीं होगा, इसको रोटेट कराएगा, ठीक है। ठीक है, इसको इरेज कर दूं मैं। यस सर। तो आप यहाँ से क्या कंक्लूड करोगे कि नेट फोर्स तो 0 लगेगा लूप पे, लेकिन नेट टॉर्क नहीं, 0 नहीं होगा। तो अब नेट टॉर्क का वैल्यू अब आपको फाइंड आउट करना है। तो नेट टॉर्क का वैल्यू आप इजिली फाइंड आउट कर सकते हो। देखना किस डायरेक्शन में इस आर्मेचर को ये रोटेट करने की कोशिश करेगा ये फोर्स। तो मैं आपको बोला था ना, इसको रोटेट करा दो यहाँ पे, जिस पॉइंट के अबाउट आपको घुमाना है उसी पॉइंट के अबाउट इस फोर्स का रोटेटिंग इफेक्ट देखो। तो किस डायरेक्शन में रोटेट करेगा इस फोर्स के कारण, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। और इस फोर्स का भी रोटेटिंग इफेक्ट किस डायरेक्शन में होगा? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। इसका भी एंटी क्लॉकवाइज, इसका भी एंटी क्लॉकवाइज। तो ऐड करेंगे या सब्सट्रैक्ट करेंगे? दोनों को ऐड करेंगे टॉर्क इफेक्ट या सब्सट्रैक्ट करेंगे? सेम डायरेक्शन है, ऐड करेंगे। ऐड कर देंगे। तो देखना है, it shows that the torque on the loop tends to rotate tends to rotate it anti-clockwise। एंटी-क्लॉकवाइज में रोटेट करने की कोशिश कर रहा है, एंटी-क्लॉकवाइज। अब इस टॉर्क का मैग्नीट्यूड क्या है? दिस टॉर्क मैग्नीट्यूड इज, बताना। यहाँ पे फोर्स F1 है और यहाँ पे फोर्स F2 है। क्या एंगल बना रहा है? इस पॉइंट O के अबाउट आप देख रहे हो, इसी पॉइंट O के अबाउट रोटेट कर रहा है। इस पॉइंट ए O के अबाउट आपको टॉर्क निकालना है F1 और F2 का। तो कैसे लिख देंगे? F1 और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस Fr sin थीटा होता है ना, तो थीटा का वैल्यू यहाँ 90 डिग्री है। तो F1 into this perpendicular distance, what is this perpendicular distance? a/2 प्लस, प्लस ही लिखेंगे साइन क्योंकि डायरेक्शन सेम है, दोनों फोर्स के टॉर्क का डायरेक्शन सेम है। इसके लिए क्या लिख देंगे? F2 into a/2, F2 into a/2। F1 का वैल्यू आपको पता है और F2 का भी वैल्यू पता है। वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देना, I स्मॉल b कैपिटल B a/2 प्लस I स्मॉल b कैपिटल B a/2। तो आप सिंपली इसको लिख सकते हो क्या? टॉर्क इज इक्वल टू I स्मॉल b कैपिटल B a लिख सकते हैं क्या?
a/2 प्लस a/2 क्या हो जाएगा, a ही हो जाएगा। इसको अगर आप कॉमन भी ले लेते हो तो a/2 प्लस a/2 a हो जाएगा। तो आप इसको लिख सकते हो i b a इंटू बी। व्हाट इज a इंटू बी? देखना a इंटू बी क्या होगा, इस रेक्टेंगल का a इंटू बी क्या होगा, एरिया। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या हो गया, तो टॉर्क का वैल्यू क्या आ गया, आई, इसका एरिया ए बी, आई ए बी, ए इज ए बी इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ये टॉर्क का फॉर्मूला आ गया, आई ए बी। ये समझ में आया सबको? तो यहाँ पे जो केस हम लोग डिस्कस किए हैं, इसमें जो प्लेन है, प्लेन ऑफ द लूप, वो किसके डायरेक्शन में है, इस प्लेन ऑफ द लूप इज इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। किसके डायरेक्शन में है प्लेन ऑफ द लूप, ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में है, राइट, ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में है। लेकिन अगर सपोज करो प्लेन ऑफ द लूप अगर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में नहीं होता है, वो कुछ एंगल बनाता है, तो उस केस में हम लोग कैसे टॉर्क को फाइंड आउट करेंगे, तो उसको अभी मैं आपको बताऊंगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले चुके हो क्या? देखो केस 2 मैं लिख देता हूँ, दिस इज केस 1। केस 1 of the loop is in the direction of magnetic field, that is B vector. Plane of the loop is in the direction of B vector. Okay. अब केस 2 देखते हैं। केस 2 plane of the loop plane of the loop is not along the magnetic field, is not along the magnetic field, but makes an angle with it, but makes an angle with it. देखना अब इसका डायग्राम आप समझ लेना। पहले प्लेन ऑफ द लूप मैं ऐसा स्ट्रेट लाइन ले लिया था, ये आपका प्लेन हो गया था प्लेन ऑफ द लूप, और इसी डायरेक्शन में आपका मैग्नेटिक फील्ड, और ए बी पे फोर्स नीचे लग रहा था F1, और सी डी पे ऊपर लग रहा था F2, वैसा कुछ था। लेकिन अभी क्या है, अभी जो प्लेन ऑफ द लूप है वो कुछ एंगल बना रहा है मैग्नेटिक फील्ड से। सपोज करो ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन इधर ही रहेगा, और जो प्लेन ऑफ द लूप है कुछ ऐसा है, ओ हो गया पॉइंट ए, ओ पॉइंट, अब ये कुछ ऐसा है, पैसे पहले ऐसा हॉरिजॉन्टल लाइन था, अब ये कुछ एंगल बना रहा है मैग्नेटिक फील्ड के साथ, क्योंकि अब ये रोटेट कर चुका है। जो ये आपका रेक्टेंगुलर लूप है ना, अब ये थोड़ा रोटेट कर गया है, तो जो ये रोटेट किया है तो मैग्नेटिक फील्ड से कुछ एंगल बना रहा है, राइट, ये मैग्नेटिक फील्ड से कुछ एंगल यहाँ थीटा बना रहा है। तो फिर इस पे आपको टॉर्क निकालना है, इस पे टॉर्क निकालना है, तो बताना इसका लेंथ में टोटल क्या लिया था, इसका लेंथ क्या था,
लेंथ क्या था इसका, यही था ना, ए था या बी था, देखना ए था। हाँ। अभी भी इसका जो लेंथ है, इसका जो लेंथ है, इस प्लेन का जो लेंथ है ये ए ही होगा, लेकिन ये a/2 होगा यहाँ से यहाँ तक, और ये a/2 होगा। जो फोर्स लग रहा है वो किस डायरेक्शन में यहाँ पे लग रहा है, देखो फोर्स तो यहाँ ऐसा ही लगेगा, F1 और इसके लिए F2। F लगेगा इनटू द प्लेन और एक लगेगा आउट ऑफ द प्लेन, आउट ऑफ द प्लेन F2, राइट, ऐसा ही लगेगा। तो बताना यहाँ पे इस F1 का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, अभी a/2 होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस या ए वाला डिस्टेंस होगा, यहाँ पे जो है एंगल यहाँ पे थीटा है, तो हो जाएगा a/2 साइन थीटा, ये वाला एंगल a/2 साइन थीटा, और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा a/2 साइन थीटा। तो मैं इसके डायग्राम को फिर से आपको ड्रॉ करके बता दूंगा, पहले मैं कुछ लैंग्वेज लिख देता हूँ। ये समझ में आया। अभी जो मैं आपको बताया कि अभी सेकेंड केस में जो प्लेन है वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में नहीं है, वो मैग्नेटिक फील्ड से कुछ एंगल बना रहा है, राइट। तो देखना है आपको, we take the angle between the field and normal to the wire to be angle theta, angle थीटा। प्रीवियस केस में क्या था, प्रीवियस केस में थीटा का वैल्यू पाई बाई टू, अभी के केस में ये एंगल थीटा। The forces on the arms BC and DA are equal and opposite. देखो अभी इस केस में BC एंड DA आर्म पे जो फोर्स लगेगा, BC और DA आर्म पे जो फोर्स लगेगा वो इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में होगा, राइट, इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में होगा, are equal and opposite and acts along the axis of the fire and acts along the axis of the fire, which connects the center of mass, which connects the center of mass of BC and DA। और ये दोनों जो फोर्स होंगे ना ये कोलिनियर होंगे, इसलिए एक दूसरे को कैंसिल करेंगे और इनके कारण नेट फोर्स भी जीरो होगा, नेट टॉर्क भी जीरो होगा। बीइंग कोलिनियर
being collinear. Along the axis. Along the axis. They cancel each other. They cancel each other. Resulting in no net force or torque. Force or torque. इसके कारण नहीं नेट फोर्स होगा नहीं नेट टॉर्क होगा. तो फर्स्ट केस में भी नेट फोर्स क्या था? नेट फोर्स बीसी और फर्स्ट केस में बीसी और एडी पे तो कोई फोर्स ही नहीं लग रहा था. सेकेंड केस में बीसी और एडी पे फोर्स लगेगा. बीसी और एडी पे फोर्स लगेगा लेकिन वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा और इसी एक्सिस के अलोंग होगा, कोलिनियर होगा. इसलिए नेट फोर्स भी जीरो होगा, नेट टॉर्क भी जीरो होगा. वही आप लिख लो, being collinear along the axis they cancel each other resulting in no net force or torque. The forces on arms, the forces on arms AB and CD are जो पहले के केस में था F1 and F2, AB and CD पे F1 and F2. They too are equal and opposite. Equal and opposite with magnitude. With magnitude. आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो. With magnitude, आपको मैं magnitude पहले ही बता रखा हूँ. With magnitude F1 is equal to F2 is equal to IBB, जो फर्स्ट केस में आपने IBB, but they are not collinear. But they are not collinear. एक collinear नहीं है, इसलिए नेट फोर्स यहाँ पे जीरो होगा लेकिन नेट टॉर्क जीरो नहीं है. Yes. Net force is zero, but net torque is not equal to zero, as in the previous case. जैसा कि पहले केस में भी था, as in the previous. नेट फोर्स इसमें भी जीरो होगा लेकिन नेट टॉर्क जीरो नहीं होगा. हाँ, अब इस केस में नेट टॉर्क क्या होगा वो आपको फाइंड आउट करना है. तो बताना आप फर्स्ट केस में जो प्लेन ऑफ द पेपर था वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में था, तो आपको टॉर्क आया था IAB. सेकेंड केस में कुछ एंगल बना रहा है मैग्नेटिक फील्ड से प्लेन ऑफ द पेपर, तो जो टॉर्क आएगा वो IAB से कम आएगा, इक्वल आएगा या ज्यादा आएगा अगर कुछ एंगल बनाएगा. तो कुछ कम आएगा. The torque is less than the earlier case, the previous case, when plane of the loop, plane of the loop was along the magnetic field, along the magnetic field. This is because इसका कारण है, this is
because the perpendicular distance between the forces of the couple between the forces of the couple is okay. अब देखना है आप मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये आपका प्लेन हुआ। दिस इज योर प्लेन। प्लेन का जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। दिस इज मैग्नेटिक मोमेंट एम, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैपिटल एम से मैं लिख रहा हूँ तो कैपिटल एम, और जो एंगल है वो थीटा है, एंगल थीटा है, ये ओ है और ये प्लेन है, दिस इज प्लेन। तो बताना यहाँ पे कितना में आपको लेंथ दिखा है, वाला लेंथ k/2, ये भी कितना होगा यहाँ से k/2, राइट। तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल क्या होगा 90 माइनस थीटा। जो फोर्स है वो आपका इस लाइन ए परपेंडिकुलर है ऐसे, ये आपका फोर्स है इस डायरेक्शन में फोर्स है। ओके, ए फोर्स कितना है, व्हाट इज दिस फोर्स बताना। यहाँ पे मैं क्या लिखा था प्रीवियस केस में, कितना फोर्स था ये F2। हाँ, तो यहाँ पर भी हम लोग F2 लिखेंगे और यहाँ पे हम लोग F1 लिखेंगे। मैग्नीट्यूड सेम है दोनों का, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, लेकिन एक कोलिनियर है या कोलिनियर नहीं है, नहीं है। नहीं है। तो बताना यहाँ पे इन दोनों फोर्स के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है अब एक कम हो गया है या ज्यादा हो गया है। अब देखो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, इस पॉइंट O से, ये पॉइंट O है अपना, इस पॉइंट O से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है फोर्स का बताना। दिस इज पॉइंट O। हाँ, ये 90 माइनस थीटा है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, व्हाट इज दिस डिस्टेंस a/2 है, तो a/2 cos 90 minus theta, what is a/2 cos 90 minus theta, a/2 sin theta, राइट। वैसे ही ये वाला इसका भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाला होगा, अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ये भी एंगल आपका सेम ही होगा, 90 माइनस थीटा होगा। तो इसका क्या हो जाएगा लेंथ a/2 sin थीटा, a/2 sin थीटा, इधर भी a/2 sin थीटा। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों फोर्स के बीच का कम गया या ज्यादा गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों फोर्स के बीच का कम हो गया ना, यस। तो टॉर्क भी आपका कम हो जाएगा, टॉर्क भी कम हो जाएगा। तब क्या टॉर्क आएगा आपका, तो F1 a/2 sin थीटा, यही आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, प्लस F2 क्योंकि इसको आप रोटेट करोगे एंटी क्लॉकवाइज और ये भी आपका एंटी क्लॉकवाइज सेम डायरेक्शन में है, F/2 a/2 sin थीटा। F1 और F2 का वैल्यू आपको पता है, F1 = F2 = I small b b, नहीं है तो आप वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दो, I small b b
a by 2 sin theta plus I small b capital B a by 2 sin theta। तो आप यहाँ से क्या लिखोगे? टॉर्क इज इक्वल टू I b b a sin थीटा। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ले लिया स्क्रीनशॉट? टॉर्क क्या आ जाएगा बताना। यहाँ पे कैपिटल बी है, कैपिटल बी ब्रैकेट में ए बी साइन थीटा। नाउ व्हाट इज दिस ए बी? व्हाट इज दिस ए बी? एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो आप इसको क्या लिख सकते हो? आई ए बी साइन थीटा लिख सकते हैं। ये हो गया आपका टॉर्क का मैग्नीट्यूड, आई ए बी साइन थीटा। राइट, बोलना ये समझ में आया? तो आपको पता है मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है? व्हाट इज मैग्नेटिक मोमेंट? m इज इक्वल टू I into A। we know m इज इक्वल टू I into A। तो टॉर्क को आप क्या लिख दोगे? IA की जगह mb sin थीटा। वेक्टर फॉर्म में इसको कैसे लिखेंगे? इन वेक्टर फॉर्म टॉर्क इज इक्वल टू m वेक्टर प्लस 0। और टॉर्क इज इक्वल टू I a वेक्टर प्लस ए हो गया आपका वेक्टर फॉर्म। इसको ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है। ये सभी को समझ में आया? टॉर्क का फॉर्मूला सभी को समझ में आ गया ना? अगर करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर लूप है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में इसको रखा गया, तो टॉर्क क्या होगा? उस पर कितना टॉर्क लगेगा? तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, या फिर आप इसको लिख सकते हो आई वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर। आवाज कम आ रही है क्या? यस सर। अभी आवाज ठीक है? आवाज अभी ठीक है? Yes, sir. तो इसको फिर से बताना है या समझ में आ गया? इसको फिर से एक्सप्लेन करना है या समझ में आ गया है कॉन्सेप्ट? फिर से एक्सप्लेन करो। फिर से बता। चलो ठीक है, इसमें जो मेन पॉइंट है ना वो मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट केस समझ में आ गया सबको? फर्स्ट केस में किसी को डाउट है? फर्स्ट केस चलो ठीक है, सेकेंड केस में आपको बताता हूँ। देखो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और सेकेंड केस को अच्छे से सुनो। देखना, सेकेंड केस में मैं आपको क्या बोला हूं कि जो प्लेन है लूप का, वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में है या नहीं है? प्लेन ऑफ द लूप मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में नहीं है। दिस प्लेन ऑफ द लूप इज नॉट इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये आपका प्लेन ऑफ द लूप है। दिस इज प्लेन ऑफ द लूप। ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में नहीं है। ओके, तो इस प्लेन ऑफ द लूप के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में
मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है, जिसको आप एरिया वेक्टर भी बोलते हो। मैं आपको बताया था ना कि अगर आपका प्लेन एक्स वाई प्लेन में है तो उसका एरिया वेक्टर एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है। ये बोला था मैं आपको, एरिया वेक्टर। और जिस डायरेक्शन में एरिया वेक्टर होता है उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का भी डायरेक्शन होता है। लास्ट क्लास में डिस्कस किया था मैं सब। सपोज करो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का फार्मूला क्या होता है? व्हाट इज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट फार्मूला? m वेक्टर इज इक्वल टू आई इंटू ए वेक्टर। अगर ये लूप है और इस लूप में करंट सपोज करो ये किस डायरेक्शन में है? करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो इसका एरिया वेक्टर किधर होगा? अपवर्ड या डाउनवर्ड? राइट हैंड रूल का यूज करो, राइट हैंड रूल का। अपने फिंगर को रोटेट करो करंट के डायरेक्शन में, तो आपका थंब किधर पॉइंट आउट कर रहा है? ऊपर की तरफ। हाँ, और यही डायरेक्शन किसका होगा? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का। यही डायरेक्शन किसका होगा? मैग्नेटिक फील्ड का। अगर ये आपका प्लेन सपोज करो अगर ये प्लेन एक्स वाई है, एक्स वाई प्लेन है, तो ये डायरेक्शन किधर होगा? इसके परपेंडिकुलर। इसका परपेंडिकुलर क्या होगा? पॉजिटिव जेड एक्सिस या नेगेटिव जेड एक्सिस? ये आउट ऑफ द प्लेन है या इनटू द प्लेन है? आउट ऑफ द प्लेन, तो क्या होगा डायरेक्शन? पॉजिटिव जेड एक्सिस। ओके, यहाँ पे बताना। यहाँ पे करंट है आपका क्लॉकवाइज, किधर होगा एरिया वेक्टर का डायरेक्शन या डाउनवर्ड, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन? डाउनवर्ड, ये वाईजेड प्लेन है। नेगेटिव जेड एक्सिस, जेड एक्सिस देखो, ये वाईजेड प्लेन है, तो वाईजेड प्लेन के परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो ये आपका एरिया वेक्टर हुआ, यही डायरेक्शन मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का होगा, यही डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का भी होगा, जो कि क्या है? नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो आप डायरेक्शन इजीली बता सकते हो। तो ये आपका प्लेन है, ए प्लेन है। अब ये पता नहीं कि कौन सा प्लेन है, एक्स वाई प्लेन भी हो सकता है, वाईजेड प्लेन भी हो सकता है, एक्स जेड प्लेन भी हो सकता है। तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में किसका डायरेक्शन होगा? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन, राइट? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा इसके परपेंडिकुलर। दिस इज योर प्लेन, ये आपका प्लेन है, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन। तो इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट अब मैग्नेटिक फील्ड से कितना एंगल बना रहा है? मैग्नेटिक फील्ड से कितना एंगल बना रहा है? ये आपका एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कौन प्रोड्यूस कर रहा है? प्रोड्यूस्ड बाय ये करंट कैरिंग लूप। ये समझ में आया डिफरेंस? यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो डायरेक्शन यहाँ पे अपवर्ड दिखाया गया है, वो किसके कारण है? प्रोड्यूस्ड बाय करंट कैरिंग लूप। लेकिन यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किसके कारण है? नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल के कारण। यहाँ तक सभी को समझ में आया? बोलना। ये कितना एंगल है यहाँ पे? थीटा। ये ओरिजिन हुआ, ये आपका a/2, ये भी आपका a/2 ही होगा। दिस इज ऑल्सो a/2। ओके, देखना यहाँ। अब आपको पता है कि जो फोर्स लगेगा इस AB पे और CD पे, AB पे सर फिर से आवाज कम हो गया। आवाज फिर से कम आने लगी? अभी आ रहा। हाँ देखो, इस AB पे जो फोर्स लगेगा वो इनटू द प्लेन होगा या आउट ऑफ द प्लेन होगा? क्या होगा? इनटू द प्लेन और आउट ऑफ द प्लेन? इनटू द प्लेन, राइट? इनटू द प्लेन। तो आप यहाँ पे दिखा देना, ये इनटू द प्लेन हुआ, इनटू द प्लेन F1। और CD पे जो फोर्स लगेगा वो आउट ऑफ द प्लेन होगा। दिस इज आउट ऑफ द प्लेन F2।
तो देखना यहाँ पे ये थीटा है, तो डेफिनेटली ये वाला एंगल कितना होगा, दिस एंगल 90 माइनस थीटा। तो इस फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, इस फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही वाला होगा, ये वाला लेंथ। अगर ये a/2 है, इफ दिस इज a/2, अगर a/2 है तो ये थीटा 90 माइनस थीटा है ना, तो इसका लेंथ कितना होगा, a/2 sin थीटा। हाँ, इस F2 का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। वैसे ही इस F1 का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, a/2। वैसे ही यहाँ पे देखो ये भी 90 माइनस थीटा ही होगा, तो ये भी a/2 sin थीटा होगा, राइट। तो अब इस दोनों फोर्स का टॉर्क इफेक्ट क्या होगा, इसको घुमा दो इसके O पॉइंट के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज, इसका भी एंटी क्लॉकवाइज। तो टॉर्क इफेक्ट क्या होगा, तो F1 a/2 sin थीटा प्लस F2 a/2 sin थीटा, और F1 a/2, F1 और F2 का वैल्यू सेम है, हियर F1 इज इक्वल टू F2 इज इक्वल टू F इज इक्वल टू I स्मॉल b कैपिटल B, यही वैल्यू है। सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो F a/2 sin थीटा प्लस F a/2 sin थीटा, तो सिंपली आप इसको लिख सकते हो F a sin थीटा, और F का वैल्यू आपको पता है, तो I स्मॉल b कैपिटल B a sin थीटा। ओके, तो I b a b sin थीटा। अब a b क्या हुआ, व्हाट इज दिस a b, एरिया। तो I a एरिया, B मैग्नेटिक फील्ड sin थीटा। अब ये मैग्नीट्यूड हो गया, ये टॉर्क का मैग्नीट्यूड हो गया, इसमें केवल मैग्नीट्यूड है। अगर इसके इस फिगर को देख के बोला जाए डायरेक्शन, तो डेफिनेटली इसका डायरेक्शन किधर है, एंटी क्लॉकवाइज। तो आप यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में इसको लिख सकते हो, IAB sin थीटा इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ऐसा लिख सकते हो। इन जनरल वेक्टर फॉर्म में आप कैसे लिखोगे, इन जनरल इन वेक्टर फॉर्म कैसे लिखेंगे टॉर्क को, टाउ वेक्टर इज इक्वल टू आई स्केलर क्वांटिटी है, ए स्केलर क्वांटिटी है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, इस टॉर्क का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, IAB sin थीटा। थीटा किसके किसके बीच का एंगल हो गया, एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। तो देखो ये जो मैग्नेटिक मोमेंट है, ये आपका एरिया वेक्टर के ही डायरेक्शन को इंडिकेट करता है, ये आपके एरिया वेक्टर के ही डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। तो यहाँ पे एंगल क्या है, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के बीच का एंगल क्या है, थीटा। थीटा। तो यहाँ से आप टॉर्क फाइंड आउट कर सकते हो, टॉर्क का मैग्नीट्यूड आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो। डायरेक्शन क्या हो जाएगा, डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, उसी डायरेक्शन में टॉर्क होगा। ओके, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका, बस इतना ही पॉइंट है जो कि आपको ध्यान में रखना है। बताना यहाँ पे सेकेंड केस में BC और AD पे फोर्स जीरो है या नॉन जीरो है, सेकेंड केस में नॉन जीरो है। हाँ, लेकिन जो फोर्स लगेगा वो इसी एक्सिस के लॉन्ग लगेगा, और इस एक्सिस के लॉन्ग लगेगा, मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन अपोजिट होगा, तो नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, नेट टॉर्क भी जीरो हो जाएगा। तो BC और AD के ऊपर जो लगने वाला फोर्स होगा सेकेंड केस में, वो नॉन जीरो होगा, बट इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन होगा एंड कोलिनियर होगा। उसके वजह से नेट फोर्स भी जीरो होगा, नेट टॉर्क भी जीरो होगा, राइट। तो ये सभी को समझ में आया ये कॉन्सेप्ट। मैं चाहूंगा आप इसको एक बार खुद से प्रैक्टिस कर लेना, ये पूरा NCERT बुक का मैं लिखाया हूँ आपको, तो आप चाहो तो बुक भी पढ़ सकते हो। तो ये आप सभी को इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। डेरिवेशन में ये सब सवाल पूछा जा सकता है, CBSE बोर्ड में ये डेरिवेशन में पूछा जा सकता है। CBSE के लिए इंपॉर्टेंट है ये डेरिवेशन, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ये फार्मूला, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट।
तो दोनों को ध्यान में रखना है, फॉर्मूला भी ध्यान में रखना है और जो डेरिवेशन है उसको भी ध्यान में रखना है। तो डेरिवेशन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक नहीं आएगा, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए है, तो ध्यान में रखना है इसको। ओके, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ले चुके हैं स्क्रीनशॉट? स्क्रीनशॉट ले चुके हैं सभी? मैं क्वेश्चन दे दूं, बनाओगे इसके ऊपर? सर आपका आवाज फिर से चला गया। मेरी आवाज चली गई क्या फिर से? अभी आ रही है? हाँ ओके, एग्जाम्पल है आपका 4.10, एनसीईआरटी बुक का एग्जाम्पल है 4.10। एग्जाम्पल है 4.12। 4.12 क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4.9। 4.9 ओके, ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करके लाना है। मैं नेक्स्ट क्लास में अगर कुछ डाउट होता है इस क्वेश्चन में तो डिस्कस कर दूंगा। ओके ओके, बाय टू एवरीवन।